हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी। हम लोग जो है इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने ये देखा था कि बायोडायवर्सिटी का जो चैप्टर चल रहा है कि उसमें बायोडायवर्सिटी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। उसमें मैंने आपको अक्षांशीय जैव विविधता के बारे में बताया था। अक्षांशीय जैव विविधता के अंदर अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, और ये आपकी इक्वेटर है। और इक्वेटर से यदि आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ योर साउथ पोल की तरफ, तो लगातार तापक्रम में कमी होएगी, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति के अंदर भी कमी होएगी। और वनस्पति यदि कम होती है तो जैव विविधता भी कम होती है। तो ये जो जैव विविधता है, इसको अगर अपन को देखना है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए साहब, what is the importance of बायोडायवर्सिटी। यानी कि ये क्वेश्चन बना तो बायोडायवर्सिटी का महत्व क्या है। अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होएगी तो किस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये सीखनी है हमको कि किसी समुदाय के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर यदि अधिक संख्या में, इम्पोर्टेंस तो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बायोमास बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा तो बायोडायवर्सिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी समुदाय या कोई भी पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम इज स्टेबल, स्थायी कब होता है, व्हेन द कम्युनिटी हैज नंबर वन मोर नंबर, अधिक संख्या के अंदर वहाँ पर जीव उपस्थित हों। दूसरा, जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जीनी विभिन्नता आपको देखने को मिल रही है, तो वो कम्युनिटी जो है स्टेबल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी भाषा में ये पारितंत्र है। आपने बोला सर ये पारितंत्र बिल्कुल स्थिर रहता है, क्या चक्कर है? तो मैंने कि भाई यहाँ की जो कम्युनिटी है उनके अंदर जीवों की संख्या ज़्यादा है, दूसरा उनके अंदर जीनी विभिन्नता भी खूब है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा जीनी विभिन्नता होती है उतनी ही ज़्यादा वो कम्युनिटी स्टेबल होती है और आपका इकोसिस्टम भी स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई? अब दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडायवर्सिटी। इन एडिशन टू इट कि मोरओवर मोर स्पीशीज शोड लेस टू लेस ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी होती है, ये कम्युनिटी है हमारे पास में, अगर इसके बायोमास में, दैट इज लेस चेंज इन द बायोमास, वी कैन ऑल्सो राइट डाउन लेस चेंज इन द बायोमास। बात समझ में आ गया? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि बायोडायवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, एक पहली बात तो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, participants to the natural calamities are also faced very properly because they have got more resistance। तीसरा, जल की खपत बढ़ती है। चौथा, खनिजों की खपत बढ़ती है। पांचवा, डिसीज साइकिल के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारी बायोडायवर्सिटी यथावत रहे, उसके लिए कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा,
जीन विभिन्नता ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, उनके बायोमास के अंदर कम परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि बायोमास वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो ये दो हमेशा एनसीईआरटी को आप लोग जो है क्वेश्चंस के रूप में याद करो। आया समझ में? अब मानव को जिंदा रहना है, ठीक, तो उसके लिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल, यानी कि मानव के सर्वाइवल के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बायोडाइवर्सिटी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बायोडाइवर्सिटी होगी तो मोर एंड मोर इको सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि पारिस्थितिकी सेवाएं अपने को मिलेगी, क्योंकि ये जितने भी बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिविंग बींग्स, एंड लिविंग बींग दे फॉर्म द कम्युनिटी, and if in the community there is more number, more genetic variation and less change in the biomass, that community will be stable, and when community will be stable, the ecosystem will be stable. Okay, so this is your main factor for the survival of the man. अब आता है हमारे पास के अंदर रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। रिविट पॉपर हाइपोथेसिस, रिविट पॉपर हाइपोथेसिस, ये जो है इट वॉज गिवन बाय पॉल एरलिख ऑफ स्टैनफोर्ड। अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। एक्चुअली समुदाय के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं, एंड एवरी स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन। हर जाति मानव के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि चाहे वो जाति मानव के लिए लाभकारी हो या नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसी न किसी प्रकार से इको सर्विस तो प्रदान करती ही है। इकोसिस्टम तो मिलेगा ही इको सर्विस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो रिविट माने होता है स्क्रू। अपन स्क्रू लगाते हैं लकड़ियों के अंदर इस प्रकार के, बोल्ट जिसको कह दीजिए आप। पॉपर हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड का एक इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था पॉल एरलिख, उन्होंने दिया था। एक्चुअली ये जो रिविट पॉपर हाइपोथेसिस थी, यह की स्टोन स्पीशीज समझा रही है। क्या समझा रही है? की स्टोन स्पीशीज समझा रही है। की स्टोन स्पीशीज जो होती है, कुंजी, जैसे एक ताले की एक ही कुंजी या चाबी होती है, उसी से ताला खुलता है। सोलर सिस्टम का, सौर तंत्र का कुंजी कौन है? सन। फैमिली का की कौन होता है? फादर। अगर मदर एम्प्लॉयड होती है तो मदर भी की में आती है। कहने का मतलब मुखिया। तो पॉल एरलिख ने बोला कि सर सपोज करो ये आपका जहाज है। क्या है ये? जहाज है। और ये एरोप्लेन आपका एक इकोसिस्टम है। क्या है ये? इको सिस्टम। ओके। और इसके अंदर जो ये बोल्ट लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक कुर्सी में बोल्ट लगा हुआ है अंदर, इधर पायलट के केबिन में भी बोल्ट लगा हुआ है, इधर विंग्स पर भी बोल्ट लगा हुआ है, इधर भी बोल्ट लगा हुआ है। तो ये एक इकोसिस्टम उन्होंने कहा। और उन्होंने बोला कि रिविट
जो है वो बोल्ट है, यानी कि ये जातियां हैं, इट इज इक्वल टू स्पीशीज। यहां तक क्लियर? एरोप्लेन को पारितंत्र माना, इकोसिस्टम, और उसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं उनको उन्होंने जातियां मानी है। जैसे कि अपन इस एरिया में रह रहे हैं तो ये पारितंत्र हो गया और अपन क्या हो गए? बोल्ट। ठीक। अब पारितंत्र में कोई ना कोई कीस्टोन स्पीशीज होती है, कुंजी, पत्थर, जाति हिंदी में बोल देते हैं अपन। कीस्टोन स्पीशीज कहते किसको हैं? मैंने आपको पहले समझाया था, लिंक स्पीशीज है, एज स्पीशीज है, इकोटोन है, कीस्टोन स्पीशीज है। और अभी भी कहा था घर का मुखिया फादर नहीं रहता, कितना इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है परिवार। आज अगर सूरज नहीं होगा तो पूरा का पूरा सौर तंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार से पारितंत्र के अंदर भी कोई न कोई जाति ऐसी होती है, भले ही उसकी संख्या कम हो, लेकिन मैक्सिमम जातियां उसके ऊपर निर्भर रहती हैं भोजन के लिए। जैसे कि फिग। दूसरा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चावल का। चावल का उत्पादन भले ही कम होता हो, लेकिन दुनिया के अंदर अधिकांश लोग चावल ही खाते हैं, तो चावल क्या हो गया? कीस्टोन स्पीशीज। वही बात उन्होंने भी बोली। अब किसी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं और एक कीस्टोन स्पीशीज भी है। अगर कीस्टोन स्पीशीज के अलावा कोई जाति मर गई या विलुप्त होगी तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो एरोप्लेन की सीट पर मैं बैठा हुआ था और उसमें से एक बोल्ट निकल गया, तो हवाई जहाज या पारितंत्र डिस्टर्ब थोड़ी होएगा। इधर से भी एक बोल्ट निकल गया तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कीस्टोन स्पीशीज यानी कि मुख्य बोल्ट जो पंखों पर विद्यमान है, तो पंख गायब हो जाएंगे, तो पंख के बिना थोड़ी कोई हवाई जहाज उड़ पाएगा। इसलिए द रिवेट ऑफ द विंग्स दे आर एक्टिंग लाइक अ कीस्टोन स्पीशीज। उसी प्रकार से पारितंत्र के अंदर वह सदस्य जिसकी संख्या कम होती है परंतु अधिकांशतः जातियां उस पर भोजन के लिए निर्भर रहती हैं, उसको हम लोग जो है की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। ओके, नाउ बात चलती है हमारे पास के अंदर कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसको क्या करा करो, इकोलॉजी को पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन खुद बनाया और आंसर याद कर लो। तो रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझ जाना बनता है क्वेश्चन कि जैव विविधता का मेन रीजन क्या है। अपन रीजन में नहीं लेते हैं, मेन रीजन क्या है। तो इसका आंसर दे रखा अपनी एनसीईआरटी में, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी कि मानव क्रियाओं की वजह से। सही बात है, आज जंगल कट रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एलियन स्पीशीज हो रही है, को एक्सटिंक्शन हो रहा है। इनके कारण क्या हो रहा है? जातियों की जो है हानि हो रही है। अगर हम देखें तो मानव के एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण कौन कौन सी जंतु जो है विलुप्त हो गए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कमी आई। आप देखिए, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी या रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। इधर ले लेता हूँ, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप बोलोगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। रीजन तो और भी हैं, दूसरे अदर रीजन को अगर अपन देखें तो हमारे पास में है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक, यानी कि आवास की हानि हो रही है और उसका खंडन हो रहा है। अब हैबिटेट लॉस की बात अगर अपन करते हैं
तो हमारे पास में देखिए साहब, पहले पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन ये वाले कितने परसेंट थे? 16%, 14% थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, तो 14 से बायोडाइवर्सिटी अब कितनी बची? 6% वेजिटेशन वहाँ पर बची हुई है। हालांकि रीज़न और भी हैं, लेकिन पहली चीज़ कि आवास ही, अपना घर ही खराब हो जाएगा तो अपन रहेंगे कहाँ? अपना पारितंत्र नष्ट हो गया। वही बात यहाँ पर भी है, ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक विपदाओं के कारण उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर आप पाएंगे कि पहले जहाँ पर 14% वनस्पति थी, अब जो है केवल 6% वनस्पति रह गई, यानी कि 8% कम हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी की कमी हुई कि नहीं हुई? हुई। तो दिस इज़ योर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हमारे पास में आता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट, एक तो ये रीज़न हुआ, अमेजन रेन फॉरेस्ट को मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग कट कर रहा है। आ गया? या ह्यूमन अमेजन रेन फॉरेस्ट आर रिमूव्ड फॉर सोयाबीन की खेती करने के लिए और चारे के लिए, फॉडर, चारे के लिए वहाँ के लोगों ने अमेजन रेन फॉरेस्ट को साफ कर दिया। तो आपकी वेजिटेशन कम होगी साहब, वेजिटेशन कम होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी आपकी कम होगी। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ एक बार और एक बार फिर आगे आएगा कि इनको, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, खूब बारिश होती है, खूब पौधे पैदा होते हैं। अब ये पौधे जो होते हैं इनको काट दिया गया है कि साहब सोयाबीन की खेती करेंगे फाइनेंशियल गेन करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, और चारा भी पैदा करेंगे अपन जानवरों के लिए। तो वहाँ पर जो है वनस्पति कम हो गई। जबकि अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया है, यानी कि पृथ्वी का फुफ्फुस, क्योंकि 20% ऑक्सीजन तो वायुमंडल में यही प्रदान करता है। हम क्या बोलते हैं कि साहब 21% ऑक्सीजन है, अब उसका 20% निकाल लो तो 4 पॉइंट समथिंग जो है ऑक्सीजन तो कौन देता है? हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट देता है। दूसरी बात, दूसरा रीज़न जो पहला रीज़न तो कौन सा हुआ? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मेन रीज़न तो कौन है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। और उसके अलावा अन्य रीज़न कौन से हैं? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हमारे पास में आया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन। आ गया समझ में? यानी कि मानव जो शिकार करता है, अब किसी जानवर को आप बहुत अधिक शिकार करोगे किसी का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी, इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसे कई हमने देखे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सटिंक्ट एनिमल में पहले ले रहा हूं डोडो। ये कौन है? पक्षी है। कहाँ का है? मॉरिशस का। ये विलुप्त हो चुका है, अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है। हालांकि 10 साल से मैं देख रहा हूँ डोडो चल रहा है, लेकिन हर बार वही लिखते हैं हाल ही में विलुप्त हुआ है। तो डोडो नाम का पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है। देन कम्स योर क्वेगा। क्वेगा जो है यह एक जेब्रा होता है, और ये जेब्रा जो है ये भी जो है विलुप्त हो चुका है। अफ्रीका का है, ये अफ्रीका का जेब्रा है। तीसरा है मेरे पास में थाइलेसिन। ये डॉग लाइक मार्सुपियल होता है। डॉग लाइक मार्सुपियल हैविंग स्ट्रिप्स
लाइक ज़ेब्रा। छोटा सा कुत्ते जैसा होता है, ये मान लो ये रहा कुत्ता, ये रहा कुत्ते जैसा है ये, और उसके ऊपर ये धारियां हमको देखने को मिलती हैं। चौथा हमारे पास में है स्टीलर काऊ या सी काऊ। पांचवा हमारे पास में है पैसेंजर पिजन। कौन है? पैसेंजर पिजन हमारे पास में है। और इसके अलावा हमारे पास में टाइगर है, ये मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, चलो यहीं ले लेता हूँ। हियर वी हैव गॉट इट टाइगर, जैसे कि बाली का है, जावा का है, कैस्पियन है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर मैंने देखा है डोडो पूछते हैं कि हाल ही में कौन सा पक्षी जो है मॉरिशस से विलुप्त हुआ है, तो डोडो। क्वेगा ज़ेब्रा अफ्रीका का है। दूसरा थाइलेसिन डॉग लाइक मार्सुपियल आपका जो है स्ट्रिप्स का है। और स्टीलर काऊ ये सायरेनियन होती है, इसका ऑर्डर होता है सायरेनिया। पैसेंजर पिजन भी विलुप्त हो चुका है मानव के अत्यधिक दोहन के कारण। इसके अलावा कुछ चीते हैं, टाइगर है, पाली है, जावा है और कैस्पियन टाइगर है। ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर एलियन स्पीशीज। तो ये दूसरा रीजन हुआ। तीसरा रीजन हुआ एलियन स्पीशीज। तो पहला कौन सा हुआ? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कौन सा हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हो रहा ओवर एक्सप्लॉयटेशन काय के लिए? जैव विविधता की हानि के लिए, फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। थर्ड इज योर एलियन स्पीशीज। एलियन का मतलब होता है विदेशी जाति का आक्रमण। चलो साहब, उससे भी क्या हुआ? जैसे अपन लोग लेते हैं वाटर हाइसिंथ, पढ़ा है अपन लोगों ने 12वीं के अंदर, पहला चैप्टर के अंदर दे रखा है उन्होंने वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग आइकॉर्निया कहते हैं। आइकॉर्निया कहते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का त्रास। क्यों कहते हैं? एक्चुअली वाटर हाइसिंथ को, जलकुंभी को, इसके पुष्पों के लिए, सुगंध के लिए, कुछ भी कह दीजिए, अच्छे लक्षण के लिए भारत लाया जा रहा था, और ये बंगाल की खाड़ी में गलती से गिर गया। तो इसमें कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इतनी तीव्रता से हुआ कि पूरे समुद्र में छा गया ये, और समुद्र के पानी की ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगा। तो जो जलीय पारितंत्रता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वहाँ के जलीय जीव जंतुओं को अब ऑक्सीजन नहीं मिली, वो मरने लगे। तो बंगाल की खाड़ी के पास में बंगाल के लोग जो थे वो मछलियाँ खाते। जब मछलियाँ नहीं मिलने लगी तो त्राही त्राही मच गई, और इसीलिए इसको बंगाल का त्रास कहा जाता है। ओके। दूसरा, एक वीड होता है लेंटाना। लेंटाना आ गया। ये भी एक बाहरी विदेशी जाति के रूप में आकर इसने पारितंत्र को प्रभावित किया था। तीसरा हमारे पास में है पार्थेनियम अर्जेंटेटम। पार्थेनियम अर्जेंटेटम जो होता है, इसको गाजर घास, कैरेट ग्रास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो एक मछली होती है नील पर्च मछली। फोर्थ एग्जाम्पल, नील पर्च फिश।
ये कैसी थी? बाहर से लाई गई थी। इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर डाला गया? तो ईस्ट अफ्रीका की विक्टोरिया झील में, विक्टोरिया लेक में। तो उससे क्या हुआ, जो सिचिलिड मछली थी उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि ये बड़ी मछली थी। कौन सी? नील पर्च फिश आ गया। और एक छोटी मछली थी, उसको हम लोग बोलते हैं सिचिलिड फिश, सिचिलिड फिश। तो इसकी वजह से इसकी संख्या में कमी होने लगी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हमारे पास में। ऐसे ही एक और मछली थी अफ्रीकन कैटफिश, क्लोरियस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश। क्लोरियस, ये भी जब तालाब के अंदर डाली गई तो वहाँ पर हमको जो है जैव विविधता के अंदर हानि देखने को मिली, क्योंकि उस क्षेत्र की जो लोकल स्पीशीज़ थी, स्थानीय जातियाँ थी, वो बेचारी घबरा गई और अल्टीमेटली उसको मार दिया गया और दे गॉट एक्सटिंक्ट। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, को एक्सटिंक्ट। चौथा रीज़न क्या होगा आपका पास में? को एक्सटिंक्ट। देखो, पहला रीज़न क्या था? बायोडाइवर्सिटी लॉस का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या था? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अत्यधिक दोहन। तीसरा क्या था? एलियन स्पीशीज। और चौथा हमारे पास में है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन को हम लोग सहविलुप्तता कहते हैं, यानी कि साथ साथ विलुप्त होना। वो कब होएंगे, इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास में परपोषी है, होस्ट, जो कि पैरासाइट को यानी कि परजीवी को भोजन देगा। तो इसने इसको फूड दिया, आ गया, और ये इसको कोई लाभ पहुंचा रहा है, कोई विटामिन दे रहा है, यूँ मान लो जैसे हमारे अंदर होता है इकोलाई विटामिन एच देता है आंत के अंदर। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि दो जने मिलकर जीवन निर्वाह करते हैं और साथ साथ उनका विकास होता रहता है। अगर उनमें से एक भी गायब हो गया तो दोनों का विकास ही रुक जाएगा और दोनों के दोनों साथ साथ ही विलुप्त हो जाएंगे। इसी को हम लोग को एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, पोलन और पॉलिनेटर, पोलन एंड पॉलिनेटर, पराग एवं परागण करता। ये पुष्प है और इसके अंदर ये परागण ये वाला कीट कर रहा है। तो ये परागण किया, इसने पॉलिनेशन किया। अगर कीड़ा नहीं होगा तो परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो बीज फल वगैरह नहीं बनेंगे और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, और फिर इसको भी भोजन नहीं मिलेगा। जब ये विलुप्त हो जाएगा तो इसको भी भोजन नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों के दोनों साथ साथ विलुप्त हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ओके, नाउ व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? क्वेश्चन ये बना कि हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट हैं अपनी किताब में। आंसर 3 आर्ग्यूमेंट्स
आर देयर। पहला आर्ग्यूमेंट है नैरो यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है क्षीण उपयोगिता, कम उपयोगिता, कम उपयोगिता। देखो साहब, पारितंत्र से हमको जो सेवाएं मिलती हैं, वॉट एवर द सर्विस वी आर गेटिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम, इट इज कॉल्ड योर इको सर्विस। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? इको सर्विस, यानी कि पारिस्थितिकी सेवाएं हमको मिलती हैं। अब सेवाएं, अभी मैं जिंदा हूं ऑक्सीजन की वजह से, अभी मैं जिंदा हूं भोजन की वजह से। कौन दे रहा है? पारितंत्र दे रहा है। पारितंत्र मुझसे भी कुछ ले रहा है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस विल बी देयर। क्वेश्चन ये बनेगा कि मुख्य रूप से मेनली 50% इको सर्विसेज आर प्रोवाइडेड या इज प्रोवाइडेड बाय सॉइल। सॉइल के द्वारा सबसे अधिक पारितंत्र सेवाएं दी जाती हैं। बात समझ आ गया? चलिए साहब, अब बात चलेगी कि 3 आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं। वो 3 आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें तो उनमें नंबर 1 हमारे पास में है नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड एथिक, यानी कि नैतिक उपयोगिता।